हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को 2 घंटे का यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है। उस अनुसार मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि आप लोगों के बट ये नहीं बता सकता कि आपके ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएंगे, बट किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ और उनके आंसर भी इसमें मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें चर्चा करेंगे हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है या जो हुआ था पिछला एग्ज़ाम आपका 2019 में, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसमें आप लोगों के सब्जेक्टिव पेपर हुए थे 2019 में, इससे पहले बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट वालों के। तो उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकट्ठे करके आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को देखें और उसी प्रकार से आप लोगों को पेपर में लिखना होगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर बता दीजिए, इनके आंसर भी बताइए या किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने उन लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा और आपके लिए परीक्षा से पहले ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और ऐसे वीडियो आप लोगों को एग्जाम तक मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप लोगों को बता दूं कि ये 2019 के पेपर से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं जो कि आप लोगों ने देखे होंगे कि 2019 के पेपर में आप लोगों से पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया पर आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। ये आपके जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँ ये टिप्पणी टाइप के होंगे। अब आप लोगों की ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और बाद में आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस बताऊँगा कि किस प्रकार उनको लिखना है आप लोगों को और किस प्रकार से उनको उनके आप लोगों को उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा, आप लोगों को राइबोसोम के बारे में बताऊंगा, कोशिका विभाजन की बताऊंगा। इसी प्रकार मैंने 5 टिप्पणियां इसमें ऐड की हुई हैं, तो वो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करते रहिए और इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे कि आप लोगों को आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करते रहिए और फर्स्ट सेमेस्टर वालों तक इसे जरूर भेजते रहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आप लोगों को जैसे पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पर आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी पूछी गई है। तो संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को किस प्रकार लिखनी होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों को क्या लिखना है उसका कुछ पहले आप लोगों को परिचय दे देना होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने परिचय दिया हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 2-4 लाइन में आप लोगों को कुछ थोड़ा उसका परिचय दे देना है, जैसे कि परिचय में क्या लिखना है। देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने दिया गया है इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। सन 1880 में कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो 1880 में इसकी खोज की गई, किसके द्वारा? कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम इसको पाया था। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट मैंने क्या दिया गया है, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने खोजा था? सर्वप्रथम किसने खोजा था? कोलिकर ने खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो सी बेंडा ने दिया था। इसकी यही मतलब थोड़ी बहुत आपकी इसकी हो गई, इसकी जानकारी मतलब इसकी हिस्ट्री हो गई, इसकी हिस्ट्री कहेंगे इसे। तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा लिख देना। इसके बाद आप लोगों को नीचे मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे कि आप लोगों को दिखाते हैं। इसके बाद इसका थोड़ा परिचय दे दीजिए। परिचय में क्या लिखना है आपको? कोशिका द्रव में बहुत से सूक्ष्म छड़ी के आकार के गोलाकार तथा सूत्री कोशिकांग होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से आप लोगों को इसका थोड़ा परिचय देना, मतलब इसके बारे में ये क्या चीज़ है, कौन से शेप में होती है, मतलब कौन से आकार में होती है और किस प्रकार इसे देखने में ये कैसी लगती है, किसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा, इतना 2-4 लाइनें इसके बारे में लिख दी। इसके बाद फिर इसकी जो आप लोगों को जानकारी है, ये क्या कार्य करता है और इसके बारे में कैसा दिखता है, ये पूरी जानकारी आप लोगों को देनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ये बैक्टीरिया तथा नीली हरी शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर जंतुओं तथा पौधों की प्रायः समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधों एवं जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके आगे देखते हैं, ये लवकों से छोटे होते हैं। लवक जो होते हैं, प्लास्टोटेट्स होते हैं, उनसे ये छोटे होते हैं। इनकी औसत लंबाई 3 से 5 यूएम और औसत व्यास 0.5 से, इनकी जो लंबाई दी गई 3 से 5 दी गई और जो व्यास दिया गया 0.5 से 1.0 दिया गया है। ठीक है, और जो इनकी सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एक सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो मतलब आपको धागे के समान दिखाई देता है। सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया में क्या दिया है? सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई लगभग ज़्यादा होती है, जिससे 40 यूएम तक हो सकती है, 40 तक हो सकती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है।
अब इसके बाद नीचे इसके थोड़े कार्य के बारे में बता देना है आप लोगों को, जैसे कि कार्य, इसके कार्य क्या हैं, जिससे कि हमने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। अब आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे इसको हाईलाइट करके लिखना होता है थोड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। जब आप लोग हाईलाइट करके लिखें, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, तो आप लोगों की थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होती हैं तो वो माफ़ कर दी जाती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की राइटिंग सही नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से राइटिंग सुधारिए और स्पीड भी बढ़ा के लिखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि टाइम भी आप लोगों को 2 घंटे का दिया जा रहा है और यूनिवर्सिटी ने अभी तक मॉडल पेपर भी आप लोगों को नहीं दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करते रहिए और फर्स्ट सेमेस्टर वालों तक पहुंचाते रहिए। इसके बाद भी मैं आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के भी पेपर पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। अब इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, इसमें क्या दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। यही सारे पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं, जो कि ये कार्य करता है, ये किसके अंदर रहता है, क्या कार्य करता है, कैसे उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसके अंदर उपस्थित प्रमुख पदार्थों का संबंध श्वसन से होता है। किससे होता है, श्वसन से होता है। इसके अंदर उपस्थित प्रमुख पदार्थों का संबंध जो होता है आपका श्वसन से होता है, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका श्वसन से होता है। इसमें ऑक्सीश्वसन की क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। इसमें ऑक्सीश्वसन ये दिया गया, ऑक्सीश्वसन की क्रिया का मुख्य कार्य घटित होता है। आगे दिया गया है अंतःश्वसन ही माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। अंतःश्वसन ही माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो अंतःश्वसन करना होता है। श्वसन मतलब श्वसन ही माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य होता है। यह श्वसन श्रृंखला से जुड़ा होता है और विभिन्न स्थानों पर एटीपी का निर्माण करता है। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी जो यहाँ पर दिया गया है, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है कभी कभी कि एटीपी का। अब आप लोगों के अगर एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें भी आप लोगों के ये काम में आ सकता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होने के कारण यह स्वप्रतिकृति की इकाई है, मतलब यह स्वप्रतिकृति की इकाई को पूरा करता है, ठीक है। हाँ, अब इसी प्रकार मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार बनाया जाता है। और आप लोग अगर इसमें डायग्राम 2 या 3 नंबर से, जैसे 2 नंबर में पूछा गया तो आप लोगों को लिख देना है, और 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है अगर ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को उसमें क्या करना होता है, तो उसमें आप लोग अगर डायग्राम बना देंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अच्छे नंबर मिलने की और ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर डायग्राम आ रहा हो तो उसका डायग्राम जरूर बना दीजिए आप लोग, पूरा लिख के पहले और डायग्राम बना दीजिए, तो उससे क्या होता है आप लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीसोम। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिया गया ऑक्सीसोम यहाँ पर होते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और राइबोसोम जो होते हैं वो इनके किनारों पर, ये मतलब बाहर की तरफ होते हैं। ये ऑक्सीसोम जो होते हैं ये बाहर की तरफ दर्शाए गए हैं, और ये राइबोसोम ये देखिए आपके अंदर की तरफ यहाँ पर डॉटेड किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आती है डीएनए। तो डीएनए कहाँ होता है, डीएनए जो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये एरिया, ये एरिया दिख रहा है, इसमें जो आप लोगों को धागे जैसी संरचना देखने को मिल रही है, सूत्री नुमा, ये आपकी डीएनए कहलाती है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इसमें कई और भी अक्षर दिए गए हैं जो कि आप लोगों के नीचे दिए गए हैं। इसमें देखते हैं क्या है। अब नीचे दिए गए अंतरकला। अंतरकला स्थान क्या होता है, मतलब ये जो खाली स्थान होता है इसे अंतरकला स्थान कहा जाता है। ये खाली स्थान जो होता है इसके आसपास का, इसके बाहर से एक बाह्य कवच लगा हुआ होता है। ये देखिए ये जो है आपका डॉटेड में, ये बाह्य कवच होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स जो होती हैं ये आपकी जो झिल्लियों के रूप में ये जो पूरे में फैली हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हो जाएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार बनाना होता है डायग्राम, और आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसे देखकर भी। और अगर आप लोग उसमें डायग्राम बनाते हैं तो आप लोगों को नंबर मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं केंद्रक। आगे देखते हैं, अब मैंने कहा था आप लोगों के लिए 4-5 मैं लेकर आया हूँ इसमें केंद्रक की क्या है। केंद्रक में भी आप लोगों को कई सारी चीज़ें दी गई हुई हैं, तो इसमें आप लोग देखते हैं। आप लोगों की क्लास जरूर बड़ी होने वाली है, लेकिन आप लोग पूरी क्लास देख रहे हैं तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार आप लोगों को लिखना होता है, किस प्रकार आप लोगों को इनके क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे, और आप लोगों को नंबर भी इससे अधिक मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो केंद्रक में देखते हैं, आप बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस केंद्रक होता है। और केंद्रक की सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं। तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम 1881-31 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये तो सभी को पता होगा कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। एक उसका द्रव्य दशा हुआ तथा एक लगभग गोल आकृति घने कोहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग होता है। यह एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। यद्यपि कुछ
पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं जैसे हरी शैवाल क्लोडोफोरा में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जैविक कोशिकाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं, परंतु ये सभी क्रियाएं केंद्रक के द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं जैविक क्रियाएं जो होती हैं ये किससे द्वारा होती हैं? संचालित। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और इसके बाद भी आप लोग इसके क्लास को देख सकते हैं अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य होता है। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? वो उसका महत्वपूर्ण कार्य था श्वसन करना। ठीक है, केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जीवों के पैतृक लक्षणों को नई संतति में पहचानना। ठीक है, ये क्या करता है? जैसे आपने कोई नई जीवों के पैतृक लक्षणों को, मतलब जो जीव के पैतृक लक्षण होते हैं इनको नई संतति, मतलब नई जो चीज़ आपने बनाई हुई है, नई जो कोई वैरायटी बनाई हुई है उसमें आप लोगों को पहचाना जाता है। इसके बाद देखते हैं एसिटिबुलेरिस। एसिटिबुलेरिस एक कोशीय हरी शैवाल को कहते हैं एसिटिबुलेरिया पर हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग यह सिद्ध करते हुए कहा कि केंद्रक कोशिका के विविध कार्यों को नियंत्रित करता है। तो केंद्रक जो होता है ये क्या करता है? कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। अब जो केंद्रक होता है इसके भाग क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। केंद्रक के जो भाग होते हैं, केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य जिसे बोलते हैं, और केंद्रिका होती है, और क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागे तो आपने सुना ही होगा, लगभग सभी चीज़ों को लगभग आपने सुना होगा। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है जो सबसे, अब देखते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग, केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है क्रोमेटिन होता है। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से यह एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन है जो न्यूक्लियक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बनता है। ठीक है, ये क्या है? क्रोमेटिन एक रासायनिक दृष्टि से न्यूक्लियोप्रोटीन है जो न्यूक्लियक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बनता हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका केंद्रक का जो डिजाइन होता है, जो डायग्राम होता है वो क्या होता है। केंद्रक का जो डायग्राम होता है तो वो इस प्रकार से होता है कुछ। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं आप। अब इसके जो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दर्शाया गया है, तो यहाँ पर मैंने चित्र इसके देखिए कुछ मैंने किया हुआ है। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी इसके कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए इसके बाद इसके जो डायग्राम है, इसकी जो संरचना है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आप लोग अगर संरचना इसकी बना देते हैं तो आपको नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको धागेनुमा संरचना दिख रही है तो ये यूक्रोमेटिन कहलाती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य इसके जो बीच में यहाँ पर जो ये भरा हुआ द्रव्य पदार्थ होता है उसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब केंद्रक छिद्र, यहाँ पर एक जो छिद्र ये दिया गया है, ये खाली स्थान जो छोड़ा गया ये केंद्रकीय छिद्र बोला जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ एक संरचना बनी हुई है, ये दीवार नुमा बनी हुई है, इसे क्या कहते हैं? परिकेंद्रीय स्थान। मतलब यहाँ से आपको परिकेंद्र मतलब हवा का आदान प्रदान होता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये यहाँ पर जो ये आपको डॉटेड जो दिख रहा है ये हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, मतलब ये धागे नुमा एक संरचना होती है। इसके बाद चर्चा करते हैं परिकेंद्रीय क्रोमेटिन। परिकेंद्रीय क्रोमेटिन ये होता है जो बीच में यहाँ पर दिया गया है, ये परिकेंद्रीय क्रोमेटिन कहलाता है। आंतर क्रोमेटिन केंद्र की ये यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय खोल क्या होता है? जो इसके अंदर जो पाया जाता है ये आपको केंद्रीय खोल, ये जो बना हुआ है ये ब्रैकेट टाइप का, ये आपका केंद्रीय खोल कहलाता है। आंतरिक कला क्या होती है? आंतरिक कला, इसको जो आकृतियाँ ये बनी हुई हैं, ये जो दिख रही हैं इनको आंतरिक कला कहा जाता है। और ये बाद आंतरिका प्रद्रव्यी जाल का होती है। अंतःप्रद्रव्यी जाल का मतलब ये जाल नुमा बना होता है जिससे कि, और ये तो बाह्य कवच होती है आपकी, ये डॉटेड बनी हुई है, ये बाह्य कवच कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी संरचना हो गई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राइबोसोम जो होते हैं गोल आकृति के लगभग 250 एंगस्ट्रॉम व्यास के, मतलब 250 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। इसके कला विहीन सूक्ष्म कण होते हैं। इन्हें आरएनए तथा न्यूक्लियोप्रोटीन समभाग में पाए जाते हैं तथा ये न्यूक्लियोप्रोटीन तथा समभाग में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है, क्या कहते हैं? ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। इसके बाद में देखते हैं इन कणों को सबसे पहले सन 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिकों ने सेम की जड़ों की कोशिकाओं में देखा तथा
बाद में पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में जंतु कोशिकाओं में इन्हें देखा गया। ठीक है, इसके बाद 1974 में पेलाडे को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आपसे अगर जैसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से अगर क्वेश्चन एक बन सकता है जैसे कि पेलाडे को नोबेल पुरस्कार मतलब राइबोसोम्स पर दिया गया था, तो कब दिया गया था? 1974 में दिया गया था। और किस वैज्ञानिक को दिया गया था? तो पेलाडे को दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक, विशेषकर केंद्र का आदि में जीव द्रव्य में डूबे हुए होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? जो हरित लवक, अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया और आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, अब इसके या तो एंडोप्लाज्मिक या जालिका की सतह पर स्थित होते हैं या कोशिका के किसी भी भाग में स्थित होते हैं। इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा जाता है। जिस प्रकार से ये होते हैं उनमें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी इन्हें कहते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। तो आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S एंड 80S राइबोसोम्स। अब 70S और 80S राइबोसोम में आपको अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या होते हैं? तो ये आकार में छोटे होते हैं। 70S जो राइबोसोम्स होते हैं ये आपके आकार में छोटे, इनका अवसादन गुणांक जो होता है वो 70S होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग चर्चा करते हैं 80S राइबोसोम्स होते हैं। 80S राइबोसोम्स में क्या होता है? ये आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक जो होता है वो 80S होता है। ठीक है, अब आप लोगों को इसका राइबोसोम्स का जो डायग्राम होता है वो भी हम दिखाई दे रहे हैं। ये राइबोसोम्स का डायग्राम होता है। अब इसकी जो चौड़ाई होती है 200 से, ये 80S राइबोसोम्स का डायग्राम है, ये 200 से 240 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अलग। इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की भी आप लोगों से टिप्पणी पूछी जाती है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप की जो टिप्पणी पूछी जाती है उसमें आप लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ लिखना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं रुधिर तथा इनकी वंशागति। ठीक है, ब्लड ग्रुप की जो टिप्पणी पूछी जाती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग चर्चा क्या करनी है हम लोगों को, देखते हैं। रुधिर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, तो रुधिर मतलब जो लाल रुधिर कणिकाएं थी इनकी जो खोज की थी रुधिर की, किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, लाल रुधिर कोशिकाओं की कोशिका कला तथा प्लाज्मा में विशेष प्रोटीन होती है और लाल रुधिर कणिकाएं कोशिकाओं की केंद्रक कला में से ये प्रोटीन प्रतिजन क्या होता है? एंटीजन कहलाती हैं। प्रतिजन मतलब एंटीजन कहलाती हैं, जबकि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्रतिरक्षी। अब प्रतिजन और प्रतिरक्षी, प्रतिजन एंटीजन कहलाती है तथा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो आप लोगों को कहलाती है। ठीक, ये आपको रुधिर वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। और प्रतिजनों के आधार पर 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, A B और O 4 वर्गों में बांटा गया। अब इसमें क्या क्या प्रतिजन होता है और कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर आप लोग ये वर्गीकरण नहीं भी लिखेंगे तो भी आप लोगों का चल जाएगा। ठीक है, तो प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन A B और O का प्रतिजन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए A का क्या प्रतिजन? A का एंटीबॉडी B होती है, स्मॉल b होती है, और B की एंटीबॉडी B ब्लड ग्रुप जो यहाँ पर दिया गया इसका होती है स्मॉल a होती है। ठीक है, और AB की एंटीबॉडी नहीं होती है और O की जो होती है A और B दोनों होती है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब रुधिर का नीचे आदान प्रदान देखते हैं। रुधिर का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि रुधिर का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऊपर एक चीज़ दिखाई हुई थी, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ O सर्वदाता और AB सर्वग्राही। मतलब O सर्वदाता मतलब O जो ब्लड ग्रुप होता है ये सब लोगों को आपको सर्वदाता होता है, मतलब ये सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। AB जो होता है ये सर्वग्राही होता है, मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, AB जो होता है सर्वग्राही होता है। अब नीचे यहाँ पर देखते हैं AB क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये दिया गया है आपका ए तो मैंने देखिए यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। तो ए इसको दे सकता है, ए को दे सकता है, और किसे दे सकता है? AB को दे सकता है। ठीक है, ए किसे दे सकता है? मतलब ए को दे सकता है और B को भी दे सकता है। इसके बाद B आती है, तो B किसे दे सकता है? B को दे सकता है और A को दे सकता है। ठीक है, इसके बाद AB। अब AB ब्लड ग्रुप जो आता है AB किसको दे सकता है? तो AB जो होता है AB किसे देगा? AB जो होता है ये AB को देगा। AB जो होता है ये किसके? AB को देगा। O क्या होता है? O सर्वदाता होता है, तो O सबको देगा। O क्या होता है? O सर्वदाता होता है, और AB सर्वग्राही होता है। ठीक है,
आगे हम लोग चर्चा करते हैं कोशिका विभाजन। अगली जो टिप्पणी आती है आप लोगों की कोशिका विभाजन की आती है। आगे देखिए हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक है, तो आगे हम लोग आप लोगों को 4 बता चुके और ये 5वीं आप लोगों की टिप्पणी है। तो इसके बारे में अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन तो होता है किसी कोशिका में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप 1 से 2 या उनके कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक, अब क्या कहते हैं, किसी कोशिका में कोशिका परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, मतलब कोशिका के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 1 से 2 या उनके कोशिकांगों के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब कोशिका का विभाजन हो जाए तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब ये कोशिका का विभाजन जो होता है ये 3 प्रकार से होता है। ये 3 प्रकार से इसका विभाजन होता है। असूत्री विभाजन जिसे एमिटोटिस कहते हैं। ठीक है, सूत्री विभाजन माइटोटिस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन एंड माइक्सोसिस कहते हैं इसे। ठीक है, तो 3 प्रकार से इसका विभाजन होता है। और यहाँ पर नीचे एक पॉइंट मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, जिस कोशिका में विभाजन होता है उसे मातृ कोशिका कहते हैं। मतलब जिस कोशिका में, जैसे किसी कोशिका का आपने विभाजन किया तो उस कोशिका को क्या बोलेंगे, मातृ कोशिका, मतलब मदर सेल बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, और उससे बनी हुई कोशिकाओं को संतति कोशिकाएं, मतलब उन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। जो उसको काट कर आपने अलग कर दिया उसको कोशिका को, तो उसे क्या बोल रहे हैं, उसे बोलेंगे संतति कोशिका, मतलब डॉटर सेल्स बोलते हैं। और उससे जिस कोशिका से आप लोग काटेंगे उसे मातृ कोशिका, मतलब मदर सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को मैंने 5 टिप्पणियाँ कराई हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ दी हुई है कि साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, द्रव्य विभाजन कहते हैं हिंदी में। और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन करके आप लोगों से वो पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 टिप्पणियाँ कराई हुई हैं और डायग्राम भी उनके कुछ के बताए हुए हैं। अगर आप लोगों को डायग्राम बनाने भी आते हैं तो उसमें बना दीजिए, तो उससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को नंबर अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, नंबर अच्छे मिलने की संभावना रहती है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और चलिए वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ठीक है।